गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ सबीन फारूक और मैं हूँ आदिल निज़ामी। आदिल, जब कहते हैं ना हम मंडे का जब आगाज़ होता है तो हम ये नहीं कहते कि दिन का आगाज़ हो रहा है, हम ये कह रहे होते हैं कि हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। और उस लिहाज से कोशिश ये होती है, वैसे कुछ लोगों को संडे को मंडे एंजाइटी शुरू हो जाती है और मंडे जब आता है तो पूरे दिन की टेंशन होती है। अच्छा जी, पूरे हफ्ते के टास्क किस तरह से मैनेज करेंगे। ऐसे में अपने माइंड को रिफ्रेश रखना बड़ा ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। और अगर हफ्ते के आगाज़ भी आपको अच्छी खबरें मिल जाएं तो पूरा हफ्ता जो है आपका उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा गुजरेगा। अच्छा, वैसे वीकेंड पे हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त खबरें सामने आई हैं। जिस तरह से हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नायला कियानी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है जी। नायला कियानी ने दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी सर कर ली है और दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालो इसका नाम है जो इन्होंने सर की है। अच्छा, ये 8,485 मीटर की इसकी जो है वो बुलंदी है और इन्होंने ये सर की है। अच्छा, अब पाकिस्तान की तारीख की अगर बात की जाए तो 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून ये बन चुकी हैं। इससे पहले भी आदिल, जब नायला के इंटरव्यूज हमने किए और जब उनसे बात की थी, और लास्ट टाइम भी जब नायला हमारे पास आई थी तो उन्होंने बताया था कि कितनी मुश्किल हुई थी उनको चोटी सर करते हुए आधे रास्ते से, क्योंकि वो वापस आ गई थी। और वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है, खासी मुश्किल होती है। काफ़ी लोग जाते हैं बेस कैंप तक जाते हैं और आगे उसको मुकम्मल नहीं कर पाते। मौसम और अपनी जान की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जान इस हवाले से गवा भी चुके हैं। ऐसा हुआ भी था कि उनके एक साथी जो उनका पूरा, क्योंकि एक एक्सपीडिशन गया हुआ था तो एक साथी वो जान से गए थे और उसके बाद उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और आधे रास्ते से वापस। लेकिन वी सो हैप्पी, क्योंकि उस टाइम भी नायला बहुत डिटरमिन्ड थी और हमेशा नायला को हमने डिटरमिन्ड देखा है। अच्छा, पाकिस्तान के वक्त की बात की जाए तो मकामी वक्त के मुताबिक 9:35 पर इन्होंने मकालो सर किया। और ज़ाहिर पूरी कौम फ़ख्र महसूस करती है नायला पे और हमेशा ही नए नए रिकॉर्ड्स बना के लाती है और ख़वातीन को बताती हैं कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। फिर ये ज़माना, ये स्टीरियोटाइप्स ये सामने नहीं आते। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब एक और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। हॉकी के खेल के मैदान से पाकिस्तान ने सुल्तान इज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट में अपना फातिहाना आगाज़ किया है। पाकिस्तान ने मलेशिया को 5 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी है। पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सभी खेल के आगाज़ में हमने देखा पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा ज़रा कह लें कि कन्फ्यूज़ दिखाई दी, लेकिन बाद में पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपना मैच अपने नाम किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को भी 4 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त दी है। पाकिस्तानी जो स्ट्राइकर से बहुत अच्छा उन्होंने खेल प्ले किया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो आलमी जो रैंकिंग है खेल के मैदान में, इसके हॉकी के मैदान में हॉकी के हवाले से पाकिस्तान 15वें नंबर पर है, जबकि कोरिया का 11वां नंबर है। किस दौर में सभी हम वर्ल्ड चैंपियन भी हुआ करते थे। हमारी जो हॉकी है हमने देखा पिछले कुछ टाइम में जरा उस तरह से नहीं रही, लेकिन चलिए अच्छी खबर है। अच्छा, अब ये भी है कि ऑब्वियसली हमें गुड लक मजीद कहना होगा, क्योंकि कौमी टीम अपना तीसरा मैच जो है वो 7 मई को जापान के खिलाफ भी खेलेगी। सो ऑब्वियसली कौमी टीम का जो चौथा मैच है वो 8 और 10 मई को कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ भी होगा। तो आगे जो है ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो बहुत कुछ अभी अबूर करना बाकी है। और जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारी नेशनल गेम उसको किस तरह से फ़रोग देना चाहिए। क्रिकेट भी अच्छी बात है, लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो ज़रूरी चीज़ ये है कि किस तरह से हम अपने तमाम खेलों को फ़रोग दें। और ये तो कौमी खेल है वैसे भी हमारा, और फातिहाना आगाज़ हो चुका है। आगे भी उम्मीद अच्छे की रखते हैं कि डेफिनेटली पाकिस्तान इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा और कप पाकिस्तान लेकर आएगा। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं मौसम के हवाले से। आदिल, किस तरह से मौसम बदल रहा है। सिंध और पंजाब की अगर बात की जाए तो गर्मी की शिद्दत में ज़ाहिर इजाफा हो चुका है और नवाब शाह जैकबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो पारा हाई अब नज़र आना शुरू हो गया है। हम इस्लामाबाद मंडी की बात कर रहे थे कि यहाँ पर मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया था। लास्ट वीक हमने देखा था, क्योंकि बारिशें भी थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी, हवाएं भी चल रही थी, शाम को मौसम बेहतर हो जाता था। बट अब अगर देखा जाए तो गर्मी की शिद्दत आज सुबह से तो अच्छी खासी नजर आ रही है। गर्मी बाज़ाब्ता तौर पर आ चुकी है। ब्लैंकेट्स रख दें, गीजर्स बंद कर दें और बस अब गर्मी का जो है सारा मौसम एंजॉय करने चाहिए। तो जरा मजीद इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात से सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब, अब ये कहा जा सकता है कि ऑफिशियली गर्मी की एंट्री हो चुकी है और अब जो है वो ठंडा मौसम नहीं आएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब तो चूँकि अप्रैल के आखिर तक तो मुसलसल एक के बाद एक वेस्टर्ली वेव आ रही थी, उसके नतीजे में बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी, यालाबारी और कहीं कहीं इवन बर्फबारी भी हुई है पहाड़ों पर। तो जाहिर है उसके नतीजे में मौसम ठंडा रह रहा था। अब गर्मी ग्रेजुअली बढ़ रही है और ख़ासकर 2 दिन बाद कह सकते हैं हम 7 मई से अनवर्ड फिर 10 तक एक फेज़ आएगा, 7 से लेकर 10 तक
10 मई को फिर कुछ हल्की सी कुछ एरियाज़ में केपी के जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, बलूचिस्तान के शुमाली इक्का दुक्का जगहों पर और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद इलाकों में वहाँ फिर बारिश है। तो ये गर्मी की लहर 6 मई से लेके 9 तक कह सकते हैं आप, या 10 तक, ये 3-4 दिन गर्म मौसम रहेगा। बेशतर जगहों में टेम्परेचर 40 से ऊपर चले जाएंगे पंजाब के मैदानी इलाकों में, और इसी तरह से सिंध के बेशतर एरियाज़ में, वस्ती और भलाई सिंध खासकर 42 से 44 और कहीं कहीं 46 तक भी जा सकता है। लेकिन 10-11 को फिर एक हल्की सी, जैसे मैंने कहा, वेस्टर्ली वेव है, उसके नतीजे में कुछ एरियाज़ में हल्की बारिश, कहीं डस्ट स्टॉर्म, कहीं इस तरह की वेदर होगा। तो फिर 12 से अनवर्ड या 13 से अनवर्ड कह लें, और फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा जो वस्त मई के दिन है, यानी 13 मई से अनवर्ड। तो आप कह सकते हैं 20-21 मई तक फिर आगे पूरा हफ्ता बहुत एक तरह से शदीद गर्मी पड़ेगी। उसमें पंजाब के बेशतर इलाकों में 42 से 44 के दरमियान टेम्परेचर, और सिंध में तो 46-48 को टच कर जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि बारिश के हवाले से आप क्या बता रहे हैं? बारिश मुतवक्के है आइंदा चंद दिनों में? मैंने आपको बताया ना कि 10 मई से है एक वेव जो केपी के कुछ इलाकों में, खासकर वो इलाके जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, शुमाली यानी मालाकंड भी, इनके चतराल डिस्ट्रिक्ट और दूसरे जो मुल्क एक्सफाटा का रीजन है, उन एरियाज़ में बारिश मुतवक्के है, आंधी के साथ, गरज चमक के साथ, और कहीं की यालाबारी भी हो सकती है। और वही वेव जो है उसके असरात होंगे पंजाब के भी शुमाली इलाका जो है, इलाका जाते हैं इस्लामाबाद से नॉर्थवर्ड जो एरिया है, और गिलगित बल्तिस्तान के चंद एक इलाकों में, और इसी तरह से कश्मीर के चंद एक इलाकों में। तो ये 2 दिन की एक ब्रीफ सी कह लें एक तरह से वेव है कि जो बारिश का बायस बनेगी। बिल्कुल सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। आप कुछ बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे की। पाकिस्तान में कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जब कोई बहरान ना हो, कभी आटा, कभी चीनी, और तो कभी पेट्रोलियम मसनूआत, कभी महंगी बिजली, तो कभी महंगी सुई गैस। आवाम को मुश्किलात रहती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सर गंदम क्राइसिस की। पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होने के बावजूद एक बड़ी मिकदार में गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई है, और मौजूदा जो पैदावार है, जो बम्पर क्रॉप हुई थी किसान से, वो कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से 2 कमेटियाँ बनाई गई हैं। एक तो जो निगरान हुकूमत के दौर में सब मामला हुआ, जो गंदम मंगवाएगी उसकी तहकीकात करेगी। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद जो एक बड़ी मिकदार में गंदम मंगवाएगी, उस हवाले से भी तहकीकात होगी। तो ऑब्वियसली तहकीकात होंगी, और उसके बाद, क्योंकि कमेटियाँ हम हमेशा देते हैं, तश्कील दे दी जाती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद क्या होता है वो चीज़ें सारी देखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा आदिल, दूसरी तरफ देखा जाए तो सियासी मंजरनामा, वहां पर पीटीआई और स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम मुज़ाकरात होते, बातें होते देख रहे हैं, लेकिन पाए तकमील तक वो नहीं पहुंच रहे किसी भी तरह से। ख्वाजा आसिफ ऐसे में ये कहते हैं कि अगर पीटीआई ने सिलेक्टेड मुज़ाकरात करने हैं तो ऑब्वियसली उसमें फिर मुश्किल होगी, और जाहिर सी बात है उन मुज़ाकरात का ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। तो सारे सियासी मंजरनामे पर हम जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, गंदम स्कैंडल के हवाले से ज़ाहिर है इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है, 2 कमेटियां भी तश्कील कर दी गई है। मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कहां जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये कहते हैं कि सेल्फ इन्फेक्टेड वुंड्स हैं हमारे, कि जिन चीज़ों से बचा जा सकता था वो हम उन्हीं चीज़ों के गिरदाब में फंस जाते हैं। हमें नज़र ही आ रहा है कि ज़ाहिर है कि जिस तरह से जो प्राइसेस वीट की मुकर्रर की गई हैं, और उसके ऊपर जो है ज़ाहिर पंजाब में आप खुसूसन देखते हैं कि जो किसान है बहुत ज़्यादा मुश्तइल है, एहतिजाज की बात कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। सिंध में उस हाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गंदम जो भी थी वो खरीदी गई है। तो एक क्राइसिस पैदा किया गया है। अच्छा, इसका ज़ाहिर है कि जिम्मेदार ठहरा ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट को ठहरा रही है। केयर टेकर का अपना एक मौक़िफ़ आ रहा है उस चीज़ के अंदर। तो एक पेचीदा सूरत हाल है। मेरे ख्याल में हमें इंक्वायरी जो हुकूमत करी उसका इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, और जो लोग जिम्मेदार हैं हकीकतन उनको है। आपको एक कहते हैं ना कि हमारी अगर ख्वाहिश बहुत होती है कि सजा दी जाए, लेकिन कभी दी नहीं गई है। उसमें जो अब मसला ये आ गया कि जो सबसे महबूब हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो कि शहबाज शरीफ साहब के महबूब हैं, उस ज़माने में भी अहम ओहदों पे थे, और उनकी तरफ जो है वो ज़्यादा गुश्तनुमाई हो रही है कि जी वो लोग जो हैं जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। तो मेरे ख्याल में गैर जानिबदाराना, शफाफ, साफ किस्म की जब इस पर इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। जी आमिर साहब, इस पे जो गंदम मंगवाई गई है, बताया जा रहा है कि 13 लाख टन गंदम जो है वो ख़राब है, मतलब उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, वो किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी। अब कमेटी बन चुकी है, बल्कि 2 कमेटियां बन चुकी हैं। आपको क्या लगता है ये रवायती कमेटीज़ ही होंगी कि इसके कोई नताइज भी निकलेंगे, या जो आवाम को एक इतना नुकसान पहुँचाया गया है, आपका देखा कि किसान रो रहा है, तो उसको कोई रिलीफ मिलेगा? ये पहली बात हुई कि ये प्राइवेट सेक्टर ने इम्पोर्ट किया था ये जो गंदम है, और यकीनन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए।
अभी तक की जो मिसालें हैं कि जी हमेशा हम देखते हैं कि मैं अगर 30 साल 40 साल के गुज़श्ता हम देखें तो अमूमन इस तरह की जितनी इंक्वायरीज हुई है उस पर शोर बहुत मचता है, अखबारात में पहले मचा करता था, टीवी चैनल्स पे मच रहा है, सोशल मीडिया पे, लेकिन उनका एक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होता। हमने कभी किसी आदमी को सजा होते हुए नहीं देखा। अगर लोअर कोर्ट दे भी दे तो वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बच जाता है, निकल जाता है, क्योंकि हमारा तहकीकाती इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम बहुत कमज़ोर है। उसमें बहुत ज़्यादा जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तब तक की हमारे सामने मिसाल है। उसकी मिसाल में आप देखें ना कि हुकूमत में आज जो हुकूमत है उसमें जितने बड़े लोग शामिल हैं, कल तक उन पर कितने बड़े बड़े केसेस थे, बहुत सारे लोगों पे कुछ कहा जाता था ओपन एंड शट केसेस है, क्या हुआ उन केसेस का? तो आप एक और फाइल खोल लें, एक और मुकदमा चला लें, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है भाई वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही कमजोर है। और यकीनन, लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए कि जब सरप्लस थी हमें जरूरत नहीं थी, और पाकिस्तान को कहते हैं नीड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज पाया नहीं करना है, लेकिन हमारे यहाँ किया गया है जिस तरह से $1 बिलियन के करीब। तो इस चीज की बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। यकीनन दिल्ली सबकी है, लेकिन सजा होगी नहीं होगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, ये तो मामला जाहिर है सबके सामने। अब ऐसे में अगर देखा जाए आमिर साहब, तो किसान इत्तेहाद ने 10 मई से मुल्कगीर हड़ताल की भी बात उन्होंने कर दी है कि वो लाहौर की तरफ मार्च करेंगे। उस्मा बुखारी साहबा ये कहती हैं कि आप पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसानों से गंदम खरीदेगी, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी खरीदेगी। इसको किस तरह आप देखते हैं? पहली बात ये कि हुकूमत अगर खरीदेगी तो उससे बड़ा सवाल है कि रखेगी कहाँ पर, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटेजिक स्टोर्स को जमा करने की, महफूज करने की एक सलाहियत होती है। अगर पहले से आपके गोदाम भरे हुए हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए। क्या आपको मतलब एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा? यकीनन खरीदना एक अच्छा अमल है, और लेकिन इस वक्त आपको पता है कि मुल्क की जो फाइनेंशियल स्टेट है बहुत बुरी है, उसमें यकीनन सूबों के पास पैसा है 18 अमेंडमेंट के बाद। जब भी आप देखें कल जो है मरियम साहिबा लाखों रुपए जो है वो स्पोर्ट्स इवेंट में बांट रही थी बड़ा फिराक दिली के साथ, लेकिन हमारा जो मुल्क है इस तरह की याशियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें सोच समझ कर जो कौमी दौलत है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। किसानों का मसला है, हल होना चाहिए। हुकूमत कैसा इनोवेटिव तरीका निकालती कि खरीदे और नुकसान हुकूमत को भी ना हो, किसान को भी ना हो, और वो जो आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो बच जाएं, उनको मजीद बिल्डअप किया जा सके, उसमें कीड़े ना पड़े, उसमें चोरी ना हो रही हो। तो हमें बहुत सारे सवालिया निशान है, उसमें मुझे अभी तक कोई मजबूत जवाब हुकूमत की तरफ से आया नहीं है। इतना बड़ा पेचीदा मसला नहीं है, आप एक आध 2 मीटिंग्स करते हैं, आप चीजों का जायजा लेते हो, एक आप वे फॉरवर्ड जो है साइड कर देते हैं। अच्छा, आमिर साहब, हुकूमत कहती है कि खजाने में इतने पैसे ही मौजूद नहीं हैं, वो कहाँ से गंदम खरीदें? मैंने वही अर्ज किया ना कि जब पैसे नहीं है हमारे पास और उसके बावजूद हम देखते हैं कि शाखर्चियाँ जारी हैं, वहाँ पर मतलब है कि जो हमारे वज़राए आला हैं उनके बड़े बड़े क्रिकेट उसी तरह से चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वैसे ही हैं। ये अलामती चीज़ें होती है। अगर आप इसको कम करेंगे खजाने का मुंह नहीं भरेगा, लेकिन अलामती होगा कि जी हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं। हमारी हुक्मरान जो है उसकी तो याशी वैसे ही है। आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे हुक्मरान है, क्या उनके पास फर्स्ट वर्ल्ड का जो हुक्मरान होगा, अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोप, उससे कम सहूलतें हैं? बिल्कुल नहीं है, उतनी ही सहूलतें, उससे बड़े ऑफिसेज हैं, उससे ज्यादा खिदमतगार हैं, उससे बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है ना। लेकिन अवाम की हालत देखें, कारकर्दगी की हालत देखें, वो उसके मुकाबले में मतलब सही बात है। हुक्मरानों में मसला है, हमारी आमिर साहब, ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिकल इनटॉलरेंस का भी बड़ा किरदार है ना, कि आपस में बातचीत तो करते नहीं है, मुज़ाकरात की बात होती है। अच्छा, मुज़ाकरात की ख्वाहिश सब जाहिर करते हैं, लेकिन पहला स्टेप कोई भी नहीं लेता। अगर देखा जाए, आप ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि पीटीआई ने सिलेक्टेड मुज़ाकरात अगर करने हैं तो पहले दीनी नाकामी हो जाएगी। अगर कोई डायलॉग हो तो वो कौमी सतह पर हो, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सियासी जमातें और दीगर मौजूद हो, ताकि मुल्क और कौम के मसाइल जो है वो हल किए जा सकें। अब ये एडवाइस तो दे दी गई है उनकी तरफ से, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या वाकई पीटीआई इस एडवाइस को मानेगी किसी तरीके से, या ऐसी सिचुएशन में है इस वक्त? यकीन रखेंगे पीटीआई कोई भी नून लीग के मशवरे पे अमल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। जिस तरह नून लीग पीटीआई के मशवरे पे अमल नहीं करेगी। पीटीआई, ये जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, उससे ये चीज सूट करती है कि पीटीआई के मुज़ाकरात ना हो, एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत का तो मूड नहीं है। और अगर पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात करती है, नून लीग से करती है, पीपल्स पार्टी से करती है,
तो जो कुछ उन्होंने फलसफा बनाया है अपना, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो तो नफी में बनाया है ना उन्होंने कहा कि जी ये दो जमातें हैं, जिम्मेदार हैं इस मुल्क की तबाही की, बर्बादी की। गलत या सही उनका फलसफा है, उस पर उनकी सियासी इमारत को तामीर किया गया। तो अगर वो इनसे बात करेंगे तो उनकी सियासत की नफी होगी। दूसरी बात उन्हें भी पता है कि जो मतलब है इन जमातों का मफाद है वो इस चीज में नहीं है कि पीटीआई को खुलकर खेलने की इजाजत हो। तो आप देखिए उनका जोर इसी बात पे है, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने के मूड में नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन पीटीआई दरवाजा सही कटा रही है। उसे पता है कि जिस तरह से नून लीग को मौका मिला दोबारा वापस आने का, पीपल्स पार्टी को मिला, उसका एक ही जरिया था। अच्छा वो, लेकिन जाहिर है कि उन जो 9 मई जैसा वाकया हुआ है उसकी बहुत भारी के गले में है। अच्छा आमिर साहब, इसमें एक बात जो ख्वाजा साहब की जानिब से सामने आई कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो तभी कोई मुज़ाकरात के नताइज निकल सकते हैं, वरना जो मुज़ाकरात है कि उनका नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जिस तरह आप बता रहे थे कि वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं और ज़ाहिर दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई मूड में वो नजर नहीं आ रहा उनसे बात करने के लिए। तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के बात करें? ख्वाजा आसिफ की तजवीज़ जिस तरह से है तो तभी कोई हल निकल सकेंगे। कहने में बड़ा स्टेक होल्डर्स बैठ जाए, लेकिन स्टेक होल्डर्स के अपने अपने मफाद हैं, उनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, इस तरह से नहीं बैठ सकते ना। वो ये हम मतलब बच्चे सुन रहे हैं और अब आप माशाल्लाह सुन रहे हैं और आप देखिएगा 20 साल के बाद भी कोई इसी तरह कर रहा होगा, कोई और ख्वाजा आसिफ होगा और ऐसे ही किसी का मसला होगा। तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन ये कि जिसके पास ताकत है वो जो है, मतलब मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के पास एक पूंजी है ये एस्केलेट करने की, वो अपना ये पेस कब हैं ये उन पर मुनसर करता है। पीटी जिम्मेदारी है कि जनाब देखिए, मुज़ाकरात से पहले, हल से पहले फायरबंदी होती है। किसी भी जंग में ना पहले फायरबंदी होती है। तो फायरबंदी हो, आप जज्बाती बयान देना कम करें, बंद करें, आपस से पर्दा एतमाद साजी करें, संजीदगी के साथ बात करें, आप अपनी हिकमत अमली का जायजा लें, अपनी गलतियों का इदराक करें, उनकी निशानदेही करें पीटीआई। उसके बाद जनाब फिर ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट भी आप कहते हैं कि मुल्क के मफाद में सोचती है, उसको भी ख्वाहिश है कि जी मुल्क में सियासी स्टेक आए ताकि मईशत पे फोकस कर सके अपना। तो उसको भी यानी कि रियासत को जरूरत है इस वक्त इन चीजों की कि डी एस्केलेशन हो के लिए हमें एक विजन की जरूरत है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। अच्छा अभी आप एतमाद साजी की जो भी आप बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे तो ले लिए हैं उन्होंने, क्या वो काबीना में भी शामिल होंगे बजट से पहले या बजट के बाद, क्या लगता है आपको? देखिए पीपल्स पार्टी की बहुत बेहतरीन सूरत हाल है, हुकूमत सिंध उनके पास है, आईनी ओहदे उनके पास है, तनकीद उन पर हो नहीं रही है। जितना तनकीद का मलबा गिर रहा है वो नून लीग पे गिर रहा है, शहबाज शरीफ साहब पे गिर रहा है, नवाज शरीफ पे गिर रहा है, मरियम पे गिर रहा है। तो वो तो आइडियल पोजीशन में है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में उनको इतनी उन पर दबाव नहीं है कि वो आके हुकूमत में शामिल हों। यकीनन नून लीग की ख्वाहिश हो सकते है आने वाले मतलब 2-3 महीने के बाद, बजट के बाद उनको लगे कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो वो एक छलांग लगा दें। लेकिन अभी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होना है कुछ एंटिटीज का, उसमें पीपल्स पार्टी जो है उसके एक अलग मकतबा फिक्र है इस मामले पे, वो अलग सोच रखती है और जो सख्त फैसले होने उससे भी वो दूर रहना पसंद करेंगे। तो मुझे कोई मंतक नजर नहीं आती कि फौरी ज्वाइन करने की। फिर जबकि ये फाए हो कि हुकूमत कितने महीने चलेगी, 6 महीने, साल, 1.5 साल, खुद इनके हुकूमत के लोग जब ये शक शुबे का इजहार करते हैं, अब हो सकता है पूरे 5 बरस कर ले, लेकिन लोगों में भी इबाम है, शक शुबा है। तो पीपल्स पार्टी बेहतरीन पोजीशन में अपने कार्ड वो बहुत देख के खेल रही है और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दबाव है हुकूमत में शामिल होने का। और बिल्कुल ऐसा ही है और ये तो जाहिर है शुरू से हम ये चीज देखते आ रहे हैं कि बड़ा स्मार्टली हर लिहाज से चीजों को लेकर चल रहे हैं और अब आगे क्या होता है वो भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है। बट अगेन प्रेशर उनके ऊपर पहले भी नहीं था और प्रेशर उनके ऊपर अब भी नजर नहीं आ रहा। हमेशा बहुत प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे जोड़े से जो कि जिन्होंने साबित कर दिया आदिल के कोई सरहद नहीं होती, अगर आपके दिल मिल जाए तो बस दिल मिल जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अमेरिकन खातून पाकिस्तान आई है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, किस तरह से वो पाकिस्तान आई, किस तरह से उन्हें पोलो प्लेयर से जो है वो मोहब्बत हो गई और किस तरह से उन्होंने फिर शादी कर दी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ब्रेक के बाद रिवील करेंगे।
वेलकम बैक जी। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सरहद नहीं देखते, जब उनका दिल आ जाए किसी चीज पे, और वो वाली बात होती है आधे, जब दिल आ गया तो बस आ गया, उसके बाद कुछ भी नहीं देखा जाता। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन दिल जिस पर आया वो बड़े टैलेंटेड जो है नौजवान हैं, वो पोलो प्लेयर भी हैं, वो पॉलिटिशियन भी हैं, वो पोइट भी हैं, अपनी यूसी में जो विलेज काउंसिल है उसके चेयरमैन भी हैं, मल्टी टैलेंटेड थे, तो इसलिए उनका दिल आना बनता था। वैसे पहले जरा स्टोरी बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं अमरीकी खातून क्लेयर स्टीफन की और चित्राल से ताल्लुक रखने वाले मारूफ पोलो खिलाड़ी अनवर अली की। अच्छा, क्लेयर स्टीफन कुछ अरसे पहले चित्राल आई थी, जहां उनकी अनवर से मुलाकात हो गई थी और उन्हें वहीं पर ही वो दिल दे बैठी थी। अब अनवर ने उनको पहले दिल दिया था या क्लेयर ने उनको पहले दिल दिया था, ये अब जरा इन दोनों से पूछते हैं। अब जाहिर है अब उन्होंने शादी कर ली है, और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अनवर सिर्फ पोलो खिलाड़ी नहीं है, जिस तरह आप भी बात कर रहे थे, एक बड़े ज़बरदस्त शायर भी हैं और अपने इलाके विलेज काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो ज़रा इस खूबसूरत सी जोड़ी से मुलाकात करवाते हैं नाजरीन की। अनवर, शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच जी, हमें बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम टीवी का। बड़ी हिट जा रहे हैं आप दोनों। क्लेयर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you so much for having us. I'm excited to be here. अच्छा, सबसे पहले जरा बात करते हैं आदिल, अनवर से पूछते हैं कि स्टोरी क्या है, आखिर मुलाकात कहाँ हुई और ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई? जी अनवर। जी, स्टोरी कुछ इस तरह शुरू हुई है कि मेरा एक छोटा सा गेस्ट हाउस है बुनी में, चित्राल अपर में, ये हेडक्वार्टर है बुनी अपर चित्राल का। तो यहाँ पे ये एज ए मेहमान आई थी और इनका स्टे का था इरादा 4 दिनों का। फिर जब ये 4 दिन रही यहाँ पे, मैंने इनको थोड़ा सा इलाका दिखाया, यहाँ का कल्चर दिखाया, जगह दिखाई, तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ और दिन रुकना चाहती हूँ। इस तरह हो के ये 6 महीने रही यहाँ पे। तो इस स्टे के दौरान हमारा आपस में थोड़ा सा हमने देखा कि इन्होंने देखा कि मैं सोशल वर्क करता हूँ और मैं यहाँ पे एजुकेशन के अंदर और दूसरे चीज़ों के अंदर में हम लोग मिल के दोस्त सारे हम सोशल वर्क करते, तो इनका भी थोड़ा सा हमारी तरह का इनका इरादा था। तो बेसिकली जो हम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी वो यहाँ एक मैं लाइब्रेरी का इनसे डिस्कस किया कि मेरा ख्वाब है कि मैं अपने इलाके में लाइब्रेरी बनाऊँ, क्योंकि यहाँ एक भी लाइब्रेरी नहीं थी। तो इस चीज़ को लेकर जब हमने यहाँ पे बुनियाद रखी, पहले डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं हम चित्राल अपर में, तो इसकी बुनियाद बनते बनते हमारी दोस्ती भी रिश्ते में बदल गई जी। मतलब आपने जो खूबसूरत मनाजिर हैं वो दिखाए, साथ साथ उनको गाइड किया और इस तरह आपको प्यार हो गया। ये बताएं कि सबसे अच्छी आपको क्लेयर की बात कौन सी लगी? सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो फैमिली है ओहायो में, ये सिनसिनाटी से इनके बिलोंग करती है। ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ लोग है, बहुत ही रिच फैमिली से इनका ताल्लुक है। तो ये एक लौती बेटी है अपने माँ की। तो इसके बावजूद भी इनके अंदर इतनी सादगी है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। हालांकि मैं खुद बहुत ही गरीब यानी कि मुतवस्सित घराने से मेरा ताल्लुक है, हमको इतने बहुत खिलाफ भी नहीं है। बेसिकली आपको क्लेयर की सादगी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। क्लेयर से भी जरा बात करते हैं। क्लेयर, कैन वी कॉल इट लव एट फर्स्ट साइट? व्हाट मेड यू फॉल इन लव विद अनवर? Oh my goodness. So what you see here, we're building this library together, and I would say that this library is truly a labor of love. I think as we conceptualized this project and started working on it together, we realized that we made such a wonderful team. And not only that, we share so many values with each other. We both feel that we have this purpose to serve our communities and to uplift those around us. And we both just feel so passionate about this, and together feel like we can really make a difference in the world. And so we make each other laugh. We have great conversations, and even though we come from such different backgrounds, it's truly incredible how similar we actually are. And I think that we feel we can really build a bridge between our two different cultures. And so it seems like you guys have a really good companionship. So it's all about the compatibility. So Anwar, अब आपका क्या प्लान है? पाकिस्तान में स्टे करना है या फिर अब जाहिर है अमेरिका भी जाना है और उसके बाद वहाँ की भी एक साइड है जो कि दोनों ने मिलकर एक्सप्लोर करनी है? असल में मैं बहुत ज़्यादा समझे कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ अपने नेशनलिटी के ऊपर। मैं पाकिस्तानी होने पे मुझे फ़ख्र है और चित्राली होने पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ।
और क्लेयर का भी ये सीन है कि इनको पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है इनको, खास करके चित्राल नॉर्थन एरिया जितना भी हमारा, तो इनको भी यहाँ पे रहने का दिल है। अच्छा अनवर, अब ऐसे में ज़ाहिर है इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं उनका भी बाज़ औक़ात बड़ा प्रेशर होता है कि क्योंकि आपका ताल्लुक चित्राल से है, तो किसी भी इलाके से हम ये कह रहे होते हैं जी अच्छा अब वो पाकिस्तानी नहीं है लड़की तो वो कैसे एडजस्ट करेगी, और ज़ाहिर है उसके अंदर काफ़ी सारी रिजर्वेशंस भी होती है बड़ों की, तो क्या लोगों ने सपोर्ट किया, आपकी फैमिली के, आपके इलाके के लोगों ने इस डिसीजन में? जी, ये जब शुरू में हम लोग शादी करने जा रहे थे तो हमारा इरादा ये था कि हम किसी कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करेंगे, सिंपली कोई सादा सा वो होगा। तो जब मैं शादी के लिए निकल रहा था, मेरे अबू मेरे साथ आए, उन्होंने कहा कि आप कोई भगा के या इस तरह कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, आपकी फैमिली आपके साथ है तो कोर्ट मैरिज नहीं होगी, सादगी से करेंगे लेकिन हम अपने किसी रिश्तेदार के घर से करेंगे। तो फैमिली का फुल सपोर्ट था जी। इस्लामाबाद जब आए थे तो हमने कोर्ट मैरिज की जगह हमने अपने एक रिश्तेदार के घर में मेरे एक चाचा के घर में हमने शादी की, और वहाँ पे मैंने इनसे इनके महर के बारे में बात की, तो इन्होंने कहा कि जितना कम हो सकते आप उतना करें। तो हमने इनकी 30,000 पाकिस्तानी रुपए महर है इनकी अभी। तो हम एक चीज़ दुनिया को फ़िलहाल अपने इलाके के लोगों को ये बताना चाह रहे कि बहुत से ऐसे ख़वातीन हैं जो शादी नहीं कर पा रहे, मर्द लड़के ऐसे हमारे दोस्त हैं जो शादी नहीं कर पा रहे, फजूल खर्चियाँ हो रही है। तो मैंने सिर्फ इनको शादी का गिफ्ट एक अंगूठी और एक कुत्ता दिया है। तो और जो हनीमून का हमारा सीन था जी, और हनीमून के लिए भी हम लोकल जो गांव है इधर आसपास जहां आप ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पर मौजूद है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, और हक महर आपने सिर्फ $120 तकरीबन आपने जो है उनको दिए हैं। अच्छा क्लेयर से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्लेयर को अब आपने तो बता दिया पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, क्लेयर से जरा पूछते हैं कि वो क्या चाहती हैं। क्लेयर, वुड यू लाइक टू स्पेंड योर रेस्ट लाइफ हियर इन पाकिस्तान? I would love to. I mean, I hope that we'll be able to travel together, and of course I would like him to meet my family in the United States, but I think we both feel called to be here. I feel that this is a corner of the world where we just adore the people, we adore the landscapes, and we feel that we can really fit in here, and that our particular passions and talents and skills are things that can really help those around us and make this just the best place to be for everyone, a place where there are just so many more opportunities. So I love being here. I feel that my life in one way is more simple here, but I'll never be bored. And I think one of my greatest fears in life is that I will become bored, but truly every day here is an adventure. Just constantly learning and having so much fun. And there's always people around and animals, and I'm just so happy. So Claire, you mentioned that you adore people of Pakistan. So what do you like most about Pakistan, especially the Chitrali culture? People are, maybe they don't realize it, but I feel people here are so silly and lighthearted. And, you know, before we got married, when I would walk through the bazaar, people, they would smile and wave, but I think that there was a little bit more of a distance there. But once we got married, it's like sort of people opened up to me a little bit more and saw me as part of the family. And I just saw how silly they were, you know, and just the way that they came out to greet us and bring us home after our marriage. They went, you know, maybe an hour outside of the village just to follow our car back and put these, what are they called? Lays over our heads and bring us little candies. And I just am laughing all the time here. And, you know, sometimes like when we walked into our party afterwards for the wedding, just the amount of love that I felt just instantly brought me to tears. And that's just not a kind of love or community that I felt anywhere else in the world. So I think that Chitral has always been a part of my heart. And I identified that really quickly after coming here. And it's the beauty of Pakistani culture, especially the northern areas, when you talk about the northern people, like Chitralis. So we wish you good luck. Claire, thank you for joining us today. Anwar, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और इसी तरह से हंसते बसते रहे, और स्पेशली जो आप लोग बच्चों की तालीम के लिए जो आप लोग काम करें, स्पेशली उस हवाले से विश यू गुड लक, क्योंकि आप लोकल जो है वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट को भी प्रमोट करें। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अच्छा जी, अब ज़रा बढ़ते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास आउटडोर सेगमेंट है। अच्छा, अब लोग ये ज़ाहिर हैरान हो रहे होंगे, आदिल हमने शुरू में तो नहीं बताया कि शुएब किधर है। शुएब किधर है?
शोएब फिलहाल तो इस्लामाबाद से हमें नजर आएंगे, मरगला से, मरगला हिल्स, मरगला नेशनल पार्क से। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले सबको बता चाहिए कि हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। वो डिफरेंट इस तरह होगा कि हमने कहा कि शोएब जरा कंफर्ट जोन से बाहर, कंफर्ट जोन के वैसे उनको बहुत शौक है घूमने फिरने का, तो हमने कहा कि जरा आप घूम फिर के आए कुछ दिन के लिए और जाकर हमारे लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज आप कवर करें। आगे आइंदा दिनों में हम देखेंगे कि बलूचिस्तान से बहुत ज़बरदस्त मज़े की स्टोरीज वो हमारे लिए भेजा करेंगे। यहाँ बैठकर हम किसी भी इलाके में तो हम अपने प्यारे बलूचिस्तान के बारे में जानेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के खानों के बारे में और मज़े की स्टोरीज जो है वो हम शेयर करेंगे आज। लेकिन वो जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी मार्गिला हिल से। मार्गिला हिल किस तरह से हम सब वहाँ पर जाते हैं और मार्गिला हिल्स में हम जा तो रहे होते हैं लेकिन हम किस तरह से उसको पोल्यूट कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से वहाँ पर एक ऐसी स्टोरी मौजूद है कि कैसे वहाँ पर पोल्यूशन एक साहब जो हैं वो कम कर रहे हैं। तो इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट है, शोएब हमें लेकर जा रहे हैं मार्गिला हिल्स में। आज मैं मौजूद हूँ ट्रेल 5 पर, मार्गिला हिल्स, इस्लामाबाद की ट्रेल 5, जहाँ रोजाना बहुत से आते हैं, इस ट्रेल पर जाते हैं, अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आते हैं, लेकिन ना जाने वो सामान वापस क्यों नहीं लेकर आते। यानी जो आप लेकर जा रहे हैं वो वापस भी तो लाना चाहिए। एक पानी की बोतल लेकर जाते हैं, भरी हुई होती है, लेकिन जब वापस आते हैं हल्की सी बोतल भी आपको भारी लगती है, वहीं कहीं फेंक आते हैं। यानी हम अपने कुदरती माहौल को आलूदा कर रहे हैं। और ज़रा सोचिए, रोज़ाना की बुनियाद पर जाने वाले अगर ये करेंगे कि ख्याल नहीं रखेंगे, आदाब नहीं होंगे, लिहाज नहीं रखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कुदरती हुस्न मांद पड़ता चला जाएगा। और कुछ ऐसे ही तो हमने किया अपने हर सियाती मकाम के साथ। आज इस ट्रेल 5 पर आने का मकसद ये है कि मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा मार्गिला हिल्स के अवेयरनेस मैन से। कैसे वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वो लोगों को गाइड करते हैं कि जो सामान आप लेकर जा रहे हैं उससे पोल्यूशन तो नहीं हो रही, कैसे आपने ये छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखना है, क्या ऐसे काम है जो आपने ट्रेल 5 पर जाकर नहीं करने। इस सब की करेंगे बात, रहिए मेरे साथ। नेशनल पार्क है, आपको पता है इसमें जो क्या रूल्स हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कुछ पता? अच्छा, ये नो स्मोकिंग जोन है, ठीक है, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, नो म्यूजिक, नो वुड कटिंग। ये हमें फूड भी देता है, आबो हवा भी साफ करता है, ठीक है, और लोगों के सैर करने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। आप ये बात जाके अपने FNF को बताएंगे, उनको पता चलेगा कि ये एक नेशनल पार्क है और हमें इसको बचाने आने वाली नस्लों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंसूर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मंसूर शेरवानी, द अवेयरनेस मैन ऑफ मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क। सो गुड टू हैव यू जी। कई अरसे से आप माशाल्लाह एक ऐसी अवेयरनेस कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं जिस जो बहुत ज़रूरत थी, बल्कि एक रैपर मैंने यहाँ पे देख ली है। हालांकि हम अब जब ट्रेल पर आए तो हमें कोई रैपर मंसूर भाई मिल नहीं रहा था लेकिन एक छोटा सा रैपर मिला। आज जो भी आ रहा है आप उसे गाइड करते जा रहे हैं। इससे पहले मंसूर भाई हम आगे जाएँ, अगर हम थोड़ा सा इस तरफ आ सकें, मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है। मैं फिर कहूँगा ये दुख की बात है कि हमें लिखना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कूड़ा फेंकने की कोई इंतहा होती है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो ये यहाँ लगाना पड़ा, ये यहाँ लिखना पड़ा, ये आपको बताना पड़ा कि जो आ रहे हैं वो ये इंतहा ना करें, कचरा ना फेंकें। मंसूर भाई कितना अरसा हो गया? मुझे 3 साल हो गए IWMB के साथ एज अ वॉलंटियर काम करते हुए। ठीक है। हाइकिंग तो मैं पहले भी करता था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा कि लोग यहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, यहाँ पे लिटरिंग कर रहे हैं, मंकी फीडिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो मुझसे रहा ना गया। अच्छा। एज अ नेचर लवर तो मैंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लोगों को रोकना शुरू कर दिया। अच्छा मंसूर भाई, ज़ाहिर है इसके साथ जुड़ जाना, इस कॉज के साथ, इसके लिए आपने कुछ सेक्रीफाइस भी किया? जी, बहुत सेक्रीफाइस किया, इसलिए कि जो मेरी छुट्टी होती थी, जो मेरा क्वालिटी टाइम होता था, वो मैंने मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क के नाम कर दिया। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन भी आता हूँ मैं यहाँ पे, 15-15 दिन भी लगातार आया हूँ अवेयरनेस देने के लिए। हमारी एक एक्टिविटी थी कि लोग अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएं, तो हमने इस लास्ट नवंबर में 15 दिन की वो की थी। अच्छा। तो मैं डेली शाम को 1 घंटे के लिए आया हूँ लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि आप जंगल में अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएं।
ठीक है। अच्छा, जब आप आए और इस कॉज से जुड़े तो उस वक्त ट्रेल की हालत क्या थी? उस वक्त ट्रैश कितना था? किस तरह से ट्रैश आप लोग लेकर आते थे? कितना ज़्यादा ट्रैश लेकर आते थे? और आज कितना कम हो गया ट्रैश? देखिए, जैसे आपने भी कहा कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आया, सफाई है बिल्कुल, बहुत सफाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी है। IWMB के साथ चूँकि मैं मिलके काम करता हूँ, हमने मिलके काम किया। हमारे जो और वॉलंटियर हैं वो पहले ज़रा बड़ा बैग उठा के लेके आते थे चौथे पाँचवें दिन, अब आप समझिए कि बैग इतना सा हो गया, छोटा सा हो गया बैग। सही है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, वैसे में बहुत से कैंपेन्स आप लोग लेकर चलते हैं, जैसे कुछ दिन पहले वर्ल्ड लेपर्ड डे भी था और गालिबन यहाँ आसपास कुछ लेपर्ड्स हैं। एक तो तादाद कितनी है लेपर्ड्स की ये भी बता दें। यहाँ पे 8 लेपर्ड हैं जो IWMB के कैमरा ट्रैप में नजर आए हैं, ठीक है। और ये मार्गला हिल्स नेशनल पार्क उसका घर है, ठीक है। तो इसके अंदर वो पुरसुकून हालात में इसलिए रह रहे हैं कि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे लेपर्ड के खाने के लिए शिकार बहुत है, ठीक है। यहाँ पे पानी है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो लेपर्ड का मस्कन बनाते हैं। कभी इनकाउंटर लेपर्ड से हुआ? नहीं, मेरा नहीं हुआ। किसी और ऐसे जानवर से? ट्रेल 4 पर ही मैंने ना सांप था, कोबरा। अच्छा। तो बिल्कुल मेरे आगे आ गया। देखिए, जो ऐसी चीज़ आ जाए आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप घबराएंगे ना तो इस घबराहट में फिर जानवर भी घबरा के हमला करता है। अच्छा, इस दौरान जब आप अवेयरनेस कर रहे होते हैं, आज भी जब बहुत से लोग आते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, आपने आगाज़ में कहा कि शुरू में लोग थोड़ा सा तनकीद भी करते थे, कोई हार्श जुमला, कोई ऐसी बात जो कि आपको बहुत जिसने तकलीफ पहुंचाई हो? यहाँ पे एक साहब थे, वो शुरू में तो कुछ स्मोकिंग कर रहे थे तो नीचे उसके वो गिरा रहे थे। मैंने कहा, उनको मना किया, मैंने कहा सर ये नो स्मोकिंग जोन है, यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, 1 लाख रुपए जुर्माना है। तो वो मुझे कहते कि ये जंगल के आपके फादर का। अच्छा मंसूर भाई, जब भी आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं, एक बात आप करते हैं कि नो मंकी फीडिंग, बंदरों को ना खिलाएं, क्यों? सर, नो मंकी फीडिंग हमारा बहुत बड़ा मैसेज है, उस पर हम बहुत जोर देते हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए, हम बंदर को लेजी करते हैं। अच्छा। अल्लाह ताला ने बंदर पैदा किए हैं तो उनके नेचुरल हैबिटेट में खाने पीने की हर चीज़ रखी है, सही है, ठीक है। वो बंदर लेजी हो जाता है, वो रोड के किनारे आके बैठ जाएगा, सयाहों पे हमला करेगा, उनसे बिस्किट और चीज़ें छीनेगा। आए दिन यहाँ पे शिकायत आती है कि फलाने घर में बंदर आ गए, फलाने घर में, क्योंकि आपने उनकी आदतें ख़राब की हैं। आदतें ख़राब की हैं। मुझे लास्ट में वो जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, एक जनरल मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्या चीज़ें हैं जो वो लेकर आए, उसमें एक जनरल गाइडेंस क्या है? सर देखिए, ये जो हाइकिंग करने लोग आते हैं, आपको पता है कि हाइकिंग 10 टाइम्स बेटर है एक सिंपल वॉक से, बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इजी ड्रेस हो जिसमें आप इजी फील करें, ये नहीं कि आप दूसरों को देख के चीज़ पहन लें, जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो करें, वो पहन के आए। जॉगर्स हो अच्छे, कैप हो, ग्लासेस हो, और डिस्पोजेबल जो बोतल है वो बिल्कुल ना लेके। ये था जी ज़बरदस्त एक पैकेज जो कि शोएब ने हमें बताया कि मार्गला हिल्स पे किस तरह से लोग पोल्यूट कर रहे हैं, लेकिन मंसूर किस तरह से डिटर्मिन्ड हैं कि कैसे लोगों को अवेयर भी करें और कैसे वहाँ पे पोल्यूशन कम करें। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। अच्छा आदिल, आप इस चीज़ पे कितना बिलीव करते हैं कि जो शुरू के तालीम के साल होते हैं ना, हम कहते हैं कि बच्चा जो अपनी प्रेप में सीख रहा है, प्ले ग्रुप में सीख रहा है, और फिर 3rd, 4th, 5th तक जो प्राइमरी एजुकेशन वो हासिल कर रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उसकी मेमोरी जो है बिल्कुल एम्प्टी होती है। बल्कि इससे भी पहले अगर हम बात कर लें घर की, कोई बच्चा उसका पहला स्कूल जो है वो घर है, पेरेंट्स जो हैं और बड़े बहन भाई जो है वो पहले उसके टीचर होते हैं, वहाँ से वो चीज़ें सीखनी शुरू करता है। होम स्कूलिंग का भी अब बहुत कॉन्सेप्ट आ गया है। शुरू में काफ़ी सारे अब जो पेरेंट्स हैं वो तो ये प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चों को जो प्री स्कूल क्लासेज हैं उनकी तरफ उनमें डाल दिया जाए और बच्चे वहाँ से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। अब कुछ जो होते हैं पेरेंट्स जो कि टाइम मैनेज कर पा रहे होते हैं, तो वो घर में ही बच्चों को इब्तदाई तालीम देना शुरू कर देते हैं। अब इब्तदाई तालीम की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि इस हिस्से में उम्र के आप जो बच्चा जो चीज़ लर्न कर लेता है उसको अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली किस तरीके से वो उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ज़ाहिर आज आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अभी आप अगर इब्तदाई तालीम अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चंस भी आप हमसे कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर तालीम है डॉक्टर फौजिया सहर साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ जी, आपका आज का मौजूद तो बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अहम भी और बहुत ही दिलचस्प भी। तो ऐसा है कि मैं समझती हूँ कि बेशक आपने बहुत अच्छा कहा कि माँ की जो गोद है वो बच्चे की पहली दरगाह है। ये बहुत पुराना मक़ूला है और बहुत अच्छा साबित शुदा मक़ूला है। बिल्कुल। तो अब हालात कुछ पहले एक ज़माने होते थे कि औरतें माएँ घरों में रहती थी, अपने बच्चों को अपनी गोद से ही सब कुछ सिखाती उनको स्कूल में लेके जाती थी। अब ज़माने के साथ साथ जो कि क़दरें बदलती जा रही हैं और ज़रूरियात बदलती जा रही हैं और माहौल बदलता जा रहा है, तो अब माएँ भी ज़्यादातर वर्किंग वुमेन हैं,
और जब काम करने वाली माँ घर से निकलती है तो यकीनन वो बेचारी सुबह अपने बच्चे को छोड़ के निकलती है, फिर दोपहर के बाद कभी कभी शाम को आती है। ज़ाहिर है गिल्ट भी होता है कि मैं अपने बच्चे की शायद उस तरह से तरबियत नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको टाइम नहीं दे पा रही। हाँ, और वो फिर जब आती है तो चाहकर भी टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि वो इतनी थकी भी होती है और काम भी आकर घर के काम जो मैनेज करने होते हैं। बिल्कुल। और इस दौरान में बच्चा या तो आया के पास रहता है या किसी डे केयर सेंटर में रहता है या किसी, जैसा आपने बताया कि प्री स्कूल में डाल देते हैं। तो बेटा जब बच्चा पराए हाथों में रहेगा ना तो यकीनन वो वाली तालीम तो नहीं पा सकेगा जो माँ या कोई रिश्तेदार दे सकते हैं। अच्छा। तो इसमें मेरा जो एक बहसियत, मैं एक दादी भी हूँ, नानी भी हूँ और माँ भी हूँ, तो मेरा जो एक ज़ाती तजुर्बा भी है। लग नहीं रही है, बिल्कुल यंग लग रही है। छोटी उम्र की शादी। बड़े खुश हो जाती है जब। बिल्कुल, बहुत आपने तो मेरा दिन बना दिया। थैंक यू वेरी मच। ये लोग नहीं समझते ये बातें। हाँ, ये हम भी समझते हैं कि हम अपनी उम्र छुपाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा मेकअप उम्र छुपाता है। नहीं, मेकअप क्या छुपाता है, हम कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। अच्छा, ये बताएं कि एक अच्छी आदत परवान चढ़ाने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। पहली बात जो मैं बताना चाहती हूँ, जो एक नानी और दादी होने की हैसियत से मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि हमने जब से फैमिलीज में नानियों और दादियों को म्यूट कर दिया है ना, सही, तब से मसाइल होना शुरू हो गए। अच्छा, ये एक मसला आपको लगता है? अच्छा, कॉलर है, जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा कंटिन्यू भी करेंगे। जी, याहिया है हमारे साथ इस वक्त मौजूद। अस्सलाम वालेकुम याहिया, क्या कहना चाहेंगे हमारे? वालेकुम अस्सलाम तबीन, आप सबको मेरा सलाम हो। और यकीनन डॉक्टर फौजिया से हम हमेशा समझते हैं, सीखते हैं। इनको मेरा बहुत सलाम हो। बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी मैं एक चीज देख रहा था सभी इत्तेफाक से कि कहते हैं ना अल्फा जनरेशन, ये जो अल्फा जनरेशन है ना, ये जनरेशन है सारी मोबाइल की और सारी जो है ना टैबलेट की जनरेशन। अब इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मेरे बच्चे तो खैर बड़े हो चुके हैं सभी, लेकिन मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि जब बेसिक लेवल पे बच्चों को आप जिद्दी यूँ बनाते हैं कि आप उनकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनको पैम्पर करते हैं और उसके बाद फिर आप भुगतते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अब्बा क्या करते थे, मेरी अम्मी क्या करती थी, वो जमाना डिफरेंट था, ये जमाना डिफरेंट। लेकिन जो हमें बात समझने की है ना, समझने की ठीक हमें खुद करना है। स्कूल में जाता है बच्चा, वो तो जाहिर बात थोड़ा टाइम गुजारता है। मेरा इससे सवाल ये है फौजिया से, फौजिया मुझे बताएं कि क्योंकि ये इतना बड़ा, क्योंकि माया खुद मोबाइल में लगी हैं, उनके पास कॉलेज टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, हम खुद अपने चक्रों में लगे हुए, तो हम हमारा चाइल्ड हमसे नेग्लेक्ट हो रहा है, हम जो है उसको नहीं कर रहे, उनको टॉयलेट टाइम नहीं दे। और दूसरी बात है कि ये जो गैजेट में हर वक्त इन्वॉल्व रहते हैं, तो जो आपने कहा ना नानी दादी वाला इंस्टीट्यूशन तब खत्म हो गया, वो इसलिए कि लोगों से इंटरेक्शन खत्म होगी, मशीन से ज्यादा होगी। तो इससे हम निकलेंगे कैसे, क्या तरीके कार? ठीक है, थैंक यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनका कि छोटी एज में बच्चों को टैबलेट्स दे देते हैं, फोन्स दे देते हैं, उस पर गेम्स खेल रहे हैं, बल्कि बच्चों की जो उनको के फारिग टाइम में दे दिया वो लगे रहेंगे, पेरेंट्स अपने काम में लगे हुए। मैं यही बात कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब तक तो बच्चे अपनी नानियों दादियों की गोदों में पलते थे ना, तो उस वक्त तक क्या होता था कि अगर माँ वर्किंग वुमन भी होती थी तो दादी नानी बच्चों को पालती थी, और वो उस वक्त दादियाँ नानियाँ बड़ी प्यारी प्यारी बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, बच्चे को वाक़यात सुनाती थी, खाना खिलाते वक्त कहती थी बेटा ये खा लो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, ये काम कर लो, बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करो और इसको चबा चबा के खाओ और ये चीज़ लो। अब क्या होता था कि मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताती हूँ कि मेरे नाना अबू थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम कभी ननिहाल जाया करते तो मेरे नाना अबू ना हम छोटे छोटे बच्चों को 3-3, 4-4 साल के बच्चों को उठ के कहते थे अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब हालांकि वो हमें सलाम करना उनका बनता नहीं था, हम छोटे, लेकिन क्या होता था कि साथ ही वो कहते थे कि देखो बेटा इसका मतलब है तुम पर सलामती हो, और देखो और जिसने पहले सलाम किया उसने 10 नेकियां कमा ली। तो जनाब पर हम सारे कज़न सारा दिन मेड आ रही उसके कह रही अस्सलाम वालेकुम खाला, हम नेकियां कमाने के चक्रों में। अच्छा, ये वाली बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि तालीम सिर्फ बच्चे को ABC सिखाना नहीं है कि आपने दुनिया के बारे में बच्चों को, तालीम ये भी है कि आप बच्चे को किस तरह से उसकी ग्रूमिंग के ऊपर काम करें। अच्छा, इसमें एक बड़ा याहिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया। याहिया ने कहा कि अब क्योंकि ज़्यादा दौर बदल चुका है, तरबियत के तरीके भी बदल चुके हैं। अब मसला ये होता है कि जो आपने नानियाँ दादियों की बात की कि उनको म्यूट कर देते हैं उस तरह से, अब ये भी होता है कि जो नानियाँ दादियाँ हैं वो शायद पुराने तरीके से बच्चों को ग्रूम करने की या उनकी तरबियत करने की कोशिश कर रही होती है, तो ऑब्वियसली जो माँ बाप हैं वो ये परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे शायद पीछे ना रह जाएँ और मॉडर्न अंदाज से या अभी जिस तरह से वक्त की ज़रूरत है उस लिहाज से बच्चों को उनकी तरबियत नहीं की जा रही है। तो ये कितना अहम फैक्टर बेटा, मैं आप चूँकि नई नस्ल की बच्ची है ना, आपको शायद ये बात इसलिए ऐसी लग रही है, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूँगी। बेटे देखिए, कदरें हमेशा, इकबाल ने कहा था कि अपनी मिल्लत का कयास अक़वामी मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौमी रसूल हाशमी। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बाहर के मुल्कों की शाना बशाना तालीम हासिल कर रहे हैं, सब कुछ करें। लेकिन मेरे बच्चों, एक बात बता दूँ मैं आपको, एक उस्ताद की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, कि अक़दार वैल्यूज़ कभी नहीं बदलती और वैल्यूज़ हमेशा एक जगह पे खड़ा करती हैं आपको।
आप हमने हमारा मसला पता है क्या हुआ? सर सैयद अहमद खान ने ना मुसलमानों को अंग्रेज़ी सीखने के लिए कहा, हमने अंग्रेज़ी तो ना सीखी, हमने अंग्रेजियत सीख ली। अच्छा, नतीजा क्या निकला? हम अपनी सकाफत से, अपने मजहब से, अपनी रिवायतों से दूर होते चले। नहीं ये तो मैं एग्री करती हूं। थोड़ी सी बात, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बस उसके बाद आपकी बात करें। थोड़ी सी बात, अच्छा कॉलर की बात है, कॉलर ले लेते हैं, कॉलर से फिर जरा कंटिन्यू करते हैं। जी मलिक नाज हमारे साथ मौजूद हैं वजीराबाद से। जी क्या कहना चाहिए मलिक नासिर? मलिक नासिर अहमदनगर चट्टा से अर्ज कर रहा हूँ। आदिल जामी साहब से मेरा एक सवाल है कि हम न्यूज़ के प्लेटफार्म से ये बच्चों के लिए एक सीरियल आनी चाहिए जो बच्चे लगते हैं ना मोबाइल पे बात लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, गेम खेलते हैं, इनके इतवासर से ना एक सीरियल आनी चाहिए जो बच्चे तवज्जो हट जिनसे पढ़ाई में लगे रहें, दिल लगा के पढ़ें। बच्चों को इतनी, मेरा मतलब है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो मिले, वो एक प्लेटफार्म से एक सीरियल आए या कोई ड्रामा आए, उससे वो मुतासर हो। देखिए वही बात आ गई कि बच्चे जो है सारा दिन चीज़ों पर लगे हुए हैं, तो मोबाइल फ़ोन का यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कैसे उनकी हैबिट्स को ठीक कर सकते हैं? मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि होता क्या है कि माएँ आजकल, मैंने देखा मेरी अपनी बेटी ऐसा करती है कि वो क्या करती है कि जब बच्चे को 3 साल का बच्चा है, उसके लिए खाने पीने की चीज़ें जब खाना देती है ना, तो उस दौरान में उसके ऊपर टैब के ऊपर कोई कार्टून लगा और कहती है, पहले वो रखती है और फिर खाना रखती है, और बच्चा साथ साथ देख रहा है, साथ साथ खा रहा है। मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा मम्मी फिर ये खाता ही नहीं है। मतलब देखिए ना, नानियाँ दादियाँ कम से कम ऐसा तो नहीं होने देती थी ना, वो तो अपनी गोद में बिठाती थी, छोटे छोटे निवाले मुंह में डालती थी, बातें करती थी, प्यार करती थी। हाँ, और आप ये कह रही नानों और दादों को अनम्यूट करें और टैब्स को म्यूट करें। यस, ये करें, अपनी दादों को और अपनी नानों को बोलने दीजिए, वो आपके बच्चों को की तरबियत गलत बिल्कुल नहीं करेंगी, उन्होंने आपकी तरबियत भी तो की है ना। तो मैं ये समझती हूँ बेटा कि अपने बड़ों को मौका दीजिए कि वो अपने तजुर्बों से अपने आपके बच्चों को सीखने के लिए कहें। देखिए हम बुजुर्गों का जो है ना वो बावजूद इसके कि आपके बकौल में बहुत यंग लग रही हूँ, लेकिन मैं बुजुर्ग तो हूँ, तो हम बुजुर्गों का हालात ये होते हैं कि हम दरिया किनारे बैठे हुए वो लोग हैं जो दरिया पार करके आए हैं। हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा ऐसे जाओगे, यहाँ गहराई है, यहाँ भावर है, वो जो एक्सपीरियंस है ज़ाहिर है जिंदगी से जो आपने सीखे वो आप बच्चों को आके सिखाने की कोशिश। जिस तरह से तरीके भी बदल चुके हैं, कंटेंट बहुत अच्छा हम देख रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त मौजूद भी होता है कि अगर आप टैब की बच्चे को आदत भी है लेट्स सपोज, तो आप वो अच्छा कंटेंट बच्चे को लगा कर दे दें और बच्चा वो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करे अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब देखिए अब तो एक उंगली एक हमारे टिप के ऊपर पूरी दुनिया हमारे उसके फासले पर खड़ी है। तो अगर हम अपने बच्चों को, आप सही कह रही हैं, बहुत अच्छा कंटेंट भी मौजूद है, अगर आप अपने बच्चे को कोई इस्लामी वेबसाइट से कुछ निकाल के दे देते हैं, कोई अच्छी कहानी, कोई अखलाकी कदरें, कोई पुराने हमारे हीरोज़ जो हमारी तारीखी और हमारे इस्लामी और हमारे मुल्की हीरोज़ हैं, उनकी कोई छोटी छोटी सी कहानियाँ निकाल के दिखा देते हैं, बजाय इसके कि आप उनको कार्टून लगा दें। और फिर आजकल के कार्टून इस कदर खुले डुल्ले हैं कि बच्चों की अखलाकियात को ख़राब करते हैं। वायलेंस बहुत ज़्यादा है, वायलेंस इतना ज़्यादा उनके अंदर आ जाता है, और फिर बच्चे गाड़ियाँ एक दूसरे को मार रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं कि उस गाड़ी को मैंने हिट करना है। अब देखें ना, अब ये हिट करना तो हमने नहीं सिखाना ना अपने बच्चे को। चले एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब हैदराबाद से। जी जावेद साहब क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया और कम से कम मीडिया ने इस मौजू पे बात करनी शुरू की, जो कि एक अच्छा साइन है। इसी हवाले से मैंने बात करनी थी कि 2 क्वेश्चन है मेरे कि तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है। अगर शायद मैंने थोड़ा सा लेट प्रोग्राम शुरू किया, अगर आपने पहले बता दिया तो आई एम सॉरी, लेकिन तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है। नंबर 2, मीडिया हमारा जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है, वो क्यों रोल अदा नहीं कर रहा कि बच्चों के लिए कोई 1 या 2 घंटे का प्राइम टाइम दे दे। अच्छा, वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे मीडिया अपना रोल एक हद तक तो अदा करे, लेकिन जाहिर है देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कि बेहतर मजीद किया जा सकता है। इस तरह अभी हम इस टॉपिक पे बात करें तो ऑब्वियसली हम इस टॉपिक को की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं लोगों को। एक तो ये बात, दूसरा सवाल उनका बड़ा ज़बरदस्त है, वो कहते हैं जी तालीम और तरबियत में फ़र्क क्या है? तालीम और तरबियत में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जैसे आपने बच्चे को ABCD सिखा दिया, ठीक है, लेकिन आपने बच्चे को ज़िंदगी के आदाब भी सिखाने हैं। ज़िंदगी के जो आदाब हैं ना, वो तरबियत है।
जैसे आपने ये बताना है कि बेटा अस्सलाम वालेकुम बड़ों को कहना है, दाएं हाथ से खाना खाना है, बिस्मिल्लाह करके पढ़ के खाना खाना है, जूता अंदर घुसते हुए उतारना है, और आपने अजान का के वक्त खामोश हो जाना है। आपने जब रोज़ा अफ्तार होना है तो उससे पहले ये दुआ करनी है। दस्तरखान पे बिठा के आप बच्चे को सिखाते हैं, हालांकि वो रोज़े से नहीं होता, लेकिन वो बड़ी खुशू व खुदू से अफ्तारी के लिए बैठता है। और ऐसे में अगर आप उसको ये बताएंगे कि बेटा ये रोज़ा हम इसलिए रखते हैं, रोज़े का मतलब ये होता है, वो दिन में कितने रोज़े रख लेगा आपकी इस अच्छी बात से मुतासिर होकर। फिर आप उसको बताते हैं कि कैसा लिबास हमारा होना चाहिए, कैसी बातचीत करनी चाहिए, बहन भाइयों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, अम्मी अब्बू की बात कैसे माननी चाहिए, दादा दादी को कैसे सलाम करना चाहिए, ये तरबियत है। अच्छा, ये बताएं कि लाड और प्यार बच्चों को बिगाड़ देते हैं, अमूमन ये कहा जाता है, इसमें कितनी हकीकत है? और सेकेंडली ये बताएं कि अगर कोई बच्चा कोई बैड हैबिट्स अडॉप्ट कर लेता है, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सी मेरी माँ से मेरी मुलाकात होती रहती है, और ख़ास तौर पर जो जब से आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाक़या हुआ था, उसके बाद से बहुत सी माओं को ये ग्रेट था कि हमारा बच्चा रात पिज़्ज़ा मंगाने को कह रहा था और मैंने उसको डांट दिया, और सुबह वो स्कूल गया तो वो दहशतगर्दी कर। तो अब हम डर गए हैं, हम खौफज़दा हो गए हैं, हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को फ़ौरन पूरा करना चाहते हैं कि पता नहीं कल ये हालात रहे या ना रहे। तो अब क्या हो गया कि हमारा बच्चा कुछ मुंह से निकालता है और हम कहते हैं नहीं नहीं ये पूरा कर दो। तो इससे ये लाड प्यार भी है, ये एक खौफ भी है, ये एक अदम तहफ़्फ़ुज़ भी है जो हालात वाक़यात के साथ पैदा हो जाता है। क्या करें, इंसान है, दुनिया है, चल रही है। तो इस बात ने भी ना बच्चों को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। हमारे ज़माने में जब कोई चीज़ हमारी पसंद की नहीं होती थी तो बहुत होता था तो अम्मी कबाब बना देती थी साथ में, ठीक है। अब आपके बच्चे ने वहाँ मुँह बसुरा, वहाँ वालिदा साहिबा ने, वालिद साहब ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, पास्ता ऑर्डर कर दिया, फलां ऑर्डर कर दिया। नतीजा ये निकला कि बच्चे में सब्र नहीं रहा। मेरी जान होता है कि बच्चों को हमने कनात भी सिखानी है, बच्चों को हमने बैलेंस क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करना, हमने बच्चों को खानों के बेचारे बच्चे कभी माँ बाप मंगवा नहीं होता, लेकिन यहाँ डेली होता है, डेली बच्चे कोई ना कोई जिद करते हैं। इसको ये काम करते हैं। अच्छा, कुछ अपनी ईज़ के लिए भी करते हैं ना कि बाहर से नौकरी करके आई तो चलो बच्चों के लिए ये ऑर्डर कर दो, खुद हम कबाब रोटी खा लेंगे या खुद कल का सालन पड़ा हुआ। तो बेटा अपने आप को जान मारनी पड़ती है। सही बात है। हमारी माँ ने भी नौकरियां की हैं, हमें स्वेटर बुन के पहनाए हैं, लेकिन इसलिए कि उस वक्त की औरत शायद सख्त जान थी। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं ना कि बच्चे को अगर आप ना कर देते हैं ना, अब आजकल के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री भी करती हूँ इस बात से कि जो कहते हैं बच्चे को आप ना करें क्योंकि बच्चा रिबेलियस हो जाएगा, उसके बाद वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अच्छा, कहते हैं बच्चे को ज़्यादा डांटेंगे बच्चा डांट का आदी हो जाएगा, वो जो है उसके बाद ढीठ हो जाएगा, जो अमूमन हम लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम कहते हैं बच्चा तो ढीठ हो गया, अब वो किसी की भी नहीं सुनता। ये बातें भी सारा हम सुनने को हमें काफ़ी ज़्यादा। किसी भी बात की बेटे ज्यादती किसी भी बात की बुरी है, आप बच्चे के पीछे ना लग जाए लठ लेके, वो तो फिर जीठ हो जाएगा। आप आई हैं, आपने देखा कि कप औंधा पड़ा है, तुम हमेशा कप को औंधा रखते हो, तुमने अभी चाय गिर जाती, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने वो क्या कर दिया। ऐसे कामों से बच्चा यकीनन ढीठ हो जाएगा। लेकिन उसको सही बात पर सही तरीके से, जरा मोहब्बत से, प्यार से, तरीका जो है वो मैटर करता है। पर ये नहीं होता, अच्छा ये भी नहीं होता आदिल कि अक्सर हम देख रहे होते हैं कि मेहमान किसी के घर आप गए हुए अगर, तो या आपके घर कोई मेहमान आए तो बच्चा कुछ भी करो जी, बच्चे को कॉन्फिडेंस लो, बच्चे को मना ना करें। नहीं ऐसा नहीं होता। शादियों में स्पेशली हम देख रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन की एंट्री खराब करते बच्चे। मुझे अपना चाइल्डहुड याद आ रहा है, हम लोग भी ये सब चीजें करके ही आगे आए हैं। आप भी बच्ची थी, हम भी बच्चे थे, सारी चीजें। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे अम्मी अब्बू कहते थे हमें कि बच्चों मेहमान आए हैं ना, उनको अस्सलाम वालेकुम कह के वापस चले जाओ। हम सलाम करके वापस चले जाते थे। ये और बात है कि हम अंदर हो रहे थे कि क्या क्या बच रहा है खाने में, हम देख रहे होते थे चुपके चुपके दूर से। लेकिन हमारी आज क्या होता है कि आज की माएँ अपने बच्चों को पहले साथ बिठाती हैं, उसको मैनर्स आने चाहिए। अब वो बच्चों को, मेहमानों को सर्व करने से पहले बच्चे को सर्व, बच्चों को बेसिक मैनर्स सिखाना बहुत जरूरी होता है। और वो एक तरीके से, डॉक्टर साहब ने बात की कि तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आप वाकई हर वक्त डांट डपट करते हैं वाकई बच्चा ढीठ हो जाएगा और वो आपकी बात आगे नहीं सुनेगा। अगर आप तरीके से बच्चे को समझा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चा आपकी बात भी सुनेगा और उसके बाद जाकर वो दूसरों को परेशान नहीं भी करेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मौजूद इतना अच्छा कि मेरा दिल चाह रहा है मैं और भी बहुत सी बातें बताऊं, बहुत सारी मजीद बातें हो सकती हैं, टाइम कम है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। अब जरा बात करते हैं आदिल, कुछ ऐसी स्टोरीज हमारे पास होती हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करती हैं। हम ये कहते हैं ना कि जी जो आपके फैमिली बैकग्राउंड चल रहा है, लोग उसी पर ही बाज़ोकात ये कर रहे होते हैं, अच्छा जी अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपनी फैमिली का सर भी फख्र से बुलंद कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन इसमें उस सोसाइटी को भी आपको जो है एडमायर करना चाहिए जिसने मौका दिया कि लोग आगे आ सकें। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी निजात
सादिक खान जो कि रिकॉर्ड तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हो गए। उन्होंने इंतखाबात में 10 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए और अपनी हरीफ कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार सुजैन हॉल को उन्होंने 2,75,000 के मार्जिन से हरा दिया। अच्छा, सादिक की अगर बात की जाए तो 2016 में पहली मरतबा लंदन के मेयर वो मुंतखब हुए थे और तब से इस ओहदे पर बराजमान है। गुज़िश्ता बरस लंदन में चाकू से हमलों के वाक़यात जो हुए थे और जराइम की शरह में इजाफा हुआ था, उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से माहिरीन इस इलेक्शन में ये कह रहे थे कि शायद उनको ये बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा और शायद उनको शिकस्त हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी इन खदशात पर वो बाजी ले गई है। आवाम के लिए उन्होंने घरों की तामीर जो करवाई, ट्रांसपोर्ट के अखराजात में कमी, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में मुफ्त खाना और अकलियतों के लिए पॉलिसियों ने उन्हें फतह दिला दी है। और जाहिर है जो आपका काम होता है हमेशा लोग उसकी बुनियाद पर आपको वोट भी दे रहे होते हैं और जाहिर है ये एक तारीखी कामयाबी है कि तीसरी मरतबा मुसलसल कोई बरतानिया में मेयर मुंतखब हुआ है। इसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रफ़ीक, बरतानिया में इस वक्त मौजूद है। रफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। रफ़ीक साहब, ये तारीख में ज़ाहिर पहली मरतबा हुआ है कि मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं। सादिक खान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि लोगों के खदशात भी थे कि ये जो क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है उसके बाद ऑब्वियसली शायद उनको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल बजा तौर पर फरमाया कि इस दफ़ा जो रिकॉर्ड वोट हासिल किए हैं सादिक खान ने, वो 10,88,225 वोट है, जिसकी तवक्को बाज़ हल्कों में नहीं की जा रही थी लेकिन बाज़ हल्कों में की भी जा रही थी, क्योंकि सादिक खान की जो 8 साल कारकर्दगी थी वो इस अमर की गमाज थी कि सादिक खान जो है दोबारा मेयर ऑफ लंदन सहबारा, माफ़ कीजिएगा, दोबारा नहीं सहबारा मेयर ऑफ लंदन मुंतखब होंगे। और ये बड़ी बात है कि एक पाकिस्तानी एक जो माइग्रेंट थे यहाँ यूके में आए थे, और मैं आपको बताता चलूँ कि यूके में इनके वालिद बस चलाते थे। इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी सियासी खानवादे से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक बस ड्राइवर का बेटा जिसने हाई फाई स्कूल में भी तालीम हासिल नहीं की, स्टेट स्कूल में पढ़े हुए हैं ये सादिक खान। मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात है, हमारे दोस्त हैं, स्टेट स्कूल में पढ़े हुए हैं और ये मेयर ऑफ लंदन मुंतखब हुए हैं। इन्होंने हिस्ट्री तब्दील की है कि तीसरी मरतबा किसी भी शख्स को मेयर ऑफ लंदन मुंतखब नहीं किया लंदन के अवाम ने। इससे पहले सिर्फ जो बोरिस जॉनसन थे वो 2 मरतबा मेयर ऑफ लंदन बने थे, लेकिन ये हैट्रिक इन्होंने किया सादिक खान साहब ने। तो अच्छा मुगल साहब, हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो लोग यहाँ से गए, बहुत टाइम पहले गए लेकिन उन्होंने वहाँ पर काम काज किया, उस सोसाइटी का हिस्सा बने। सईदा वारसी साहिबा वहाँ पर मिनिस्टर बनी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ था। इवन वहाँ पर जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, उनका ताल्लुक भी मतलब इंडियन आज़ाद है लेकिन इसी पाकिस्तान उनके जो फोर फादर्स थे यहीं पर रहते थे। अब ये बताइएगा लेबर जो पार्टी है गुजरावाला से, जी, जो लेबर पार्टी है उसका रिवाइवल हम देख रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी पीछे जा रही है, लेबर पार्टी कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही है? जी आदिल, कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये तीसरे नंबर पर चली गई है। दूसरे नंबर पर आ गई है लिबरल डेमोक्रेट, जिसको लिब डेम कहा जाता है। पहले नंबर पर आ गई है ये अपना लेबर पार्टी। लेबर पार्टी ने जो 107 काउंसिल थी उनको विन किया है। 1000 प्लस 1076 प्लस जो उनके काउंसलर हैं वो नए बने हैं। एक ज़मीनी इंतखाब हुआ है इसी दौरान, इसी डेट को, जो लिवरपूल साउथ का इलेक्शन था अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसमें भी वो लेबर पार्टी सीट ले गई है। लेबर पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो आने वाले इंतखाबात हैं उसके ऊपर इसका बड़ा अच्छा असर मुरतब होगा। लेबर पार्टी इस वक्त बड़ी मोटिवेटेड है। लंदन के जो मेयर बने हैं सादिक खान, इन्होंने 4 बड़े अहम ऐलान किया। अगर आप मुझे 4 बड़ी अहम बातें की उन्होंने, अगर मैं आपसे बात कर दूं, भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जो यहाँ पर क्राइम रेट था वो काफी बढ़ चुका था। उन्होंने पुलिस के किस तरह से उन्होंने कम्युनिटी के लिए काम किया और वो काम जो है वो लोगों को ज्यादा पसंद आया और उसी लिहाज से लोगों ने उनको वोट भी दिया। रफीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम करने के लिए। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। दोबारा मुलाकात आपसे कल करेंगे। खुदा हाफिज।